फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर फाइन एट योर होम। आज हम आपके चैप्टर 8 जो क्लास 8 की हनी ड्यू का जो पोयम है द आंट एंड द क्रिकेट उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ फैबल इज अ स्टोरी often with animals as character that conveys a moral. This poem about an ant and the cricket contains an idea of far-reaching significance which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. चलिए स्टार्ट करते हैं हम पोएम को। एक बार मैं आप लोगों को ये पोएम के बारे में बता देती हूँ। ये कविता जो है वो यूनानी कवि जो ईसप की एक कृति है। कविता में दो पात्र हैं, एक तो क्रिकेट है और एक चींटी है। एक युवा क्रिकेट था। इसमें जो क्रिकेट के बारे में बताया है वो कैसे अपनी मस्ती करता है और गर्मियों के जो ग्रीष्मकाल यानी समर सीज़न उसमें क्या करता है, समर सीजन और स्प्रिंग के दौरान बहुत मस्ती करता है और इस चक्कर में वह अपना जो भोजन वगैरह है वो नहीं पर्याप्त भोजन नहीं इकट्ठा कर पाता है, जिसकी वजह से उसे कितनी परेशानी होती है। तो चलिए इसको इस चैप्टर को समझते हैं। इसमें असली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that home his cupboard was empty and winter was come. Not a crab to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. तो देखिए ये जो चैप्टर है इसमें एक युवा क्रिकेट था जो गर्मी और स्प्रिंग मतलब गर्मी के समय में और स्प्रिंग के सीज़न में गाता है, नाचता है, बहुत खुश था और आनंद ले रहा था। लेकिन वो बहुत बड़ा मूर्ख था। क्यों मूर्ख था? क्योंकि जो गर्मी और बसंत का स्प्रिंग सीज़न जो होता है वो वसंत का सीज़न होता है। तो समर और स्प्रिंग सीज़न के दौरान हर जगह क्या होती है, हरियाली होती है। तो उसमें भोजन पानी की व्यवस्था आराम से इंसान कोई भी जानवर है इंसान है सब कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समर सीजन और वसंत के समय में के दौरान हर जगह हरियाली होती है तो पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध है। इनमें से किसी को भी स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार क्रिकेट जो है यहाँ पे वो आनंद लेने में व्यस्त है और सर्दियों के लिए किसी भी प्रकार का भोजन नहीं इकट्ठा करता है, ठीक है। अब क्या होता है, हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी, उसके जो कबर्ड है उसकी वजह से वो एम्प्टी हो गया है कि वो इकट्ठा नहीं कर पाता अपना भोजन, उसकी वजह से खाली हो चुका है। और विंटर जो है वो आ चुकी है, सर्दियों का मौसम जो है वो अब आ चुका था। नॉट अ क्रैब टू बी फाउंड, अब उसने क्या कर रखा था, कोई भी उसको रोटी का टुकड़ा नहीं मिला था, ठीक है। क्यों नहीं? क्योंकि जो ज़मीन पर बर्फ़ जो थी वो सब जगह ज़मीन पर कोई भी फूल हो पत्ती हो सब पर बर्फ़ जम चुकी थी और उसकी वजह से उसको जो बर्फ़ होती है उसने क्या कर रखा था, इन सबको ढक लिया था, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, कोई भी चीज़, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, ना ही लीफ दिखाई दे रही थी पेड़ पर और ना ही फ्लावर देख सकते थे, क्योंकि जो सर्दियों की जो बर्फ़ होती है सर्दी के टाइम पे स्नो होती है ना, तो स्नो ने सबको कवर कर रखा था, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। एट लास्ट बाय starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he had repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. अब देखिए एट लास्ट क्रिकेट जो था, आपने पढ़ाई था ऊपर कि क्रिकेट जो था वो गाने में नाचने में मतलब बहुत ज़्यादा खुश था
और उसने क्या कर रखा था, अपना समय नहीं देखा था। जल्द ही सर्दियों का मौसम आ गया था, तो अब उसे परेशानी आनी थी। ठीक है, क्योंकि वो उसने भोजन इकट्ठा नहीं किया था, तो अब वह परेशानी में आने वाला था, क्योंकि उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, और सर्दी के कारण उसे बाहर का खाना भी नहीं मिलता था। वह इस प्रकार कुछ नहीं खा सकता और भूख से मर रहा था। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर चींटी से मदद मांगी। भूखमरी, ठंड और बारिश की वजह से क्रिकेट कैसा हो गया था, गीला हो गया था, ड्रिपिंग विथ वेट। तो वह जो क्रिकेट था वो गीला हो चुका था। उसने किसी तरह हिम्मत जुटाकर चींटी से मदद भी मांगी। अब चींटी का अनुरोध करने पर वह उसे अपने घर में कुछ भोजन और आश्रय दे, अन्यथा वो क्या हो जाएगा, दुख और ठंड से मर जाएगा। उसने उसे चुकाने का वादा भी किया था, मतलब जो वो उधारी ले रहा है उससे वह चुकाएगा, ऐसा उसने उससे प्रॉमिस किया था। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या होता है, उसके बाद आते हैं, सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। अब देखिए, इसके बाद चींटी ने क्रिकेट को बताया कि वह खुद को उसका नौकर होने के साथ साथ एक दोस्त भी समझता है। चींटी ने क्रिकेट को क्या बताया कि वह खुद को उसका नौकर होने के साथ साथ क्या समझता है, उसे अपना दोस्त भी समझता है। बट वी आंट नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not. My heart was so light that I sang day and night. For all nature looked gay, you sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. Dance the winter away. अब देखिए क्या होता है, बट वी आंट। हाँ, तो आपने समझा ही था कि जैसे चींटी के पास गया था और चींटी से उसने क्या कहा कि चींटी जो कि मैं है ना उसका खुद को उसका नौकर होने के साथ साथ दोस्त भी समझता है। लेकिन जो चींटियाँ थीं, बट द वी आंट नेवर बोरो, लेकिन चींटियाँ उधार नहीं लेती हैं और ना ही किसी को उधार देती हैं। उन्होंने क्रिकेट से यह भी पूछा कि वह बसंत और गर्मियों के समय में भोजन इकट्ठा क्यों नहीं करते थे। क्रिकेट ने कहा कि भविष्य के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करता है। वो जो क्रिकेट है वो फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है कि हाँ कैसा होगा फ्यूचर, क्या होगा। इसलिए उसने बताया कि मैं इसके बारे में ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ और सुखद मौसम का आनंद लेता हूँ। ठीक है, उसने सोचा कि भोजन और पानी हमेशा प्रचुर मात्रा में ही होंगे। जब क्रिकेट आनंद लेने में व्यस्त था, तब चींटियाँ क्या कर रही थी, सर्दियों के मौसम के लिए भोजन इकट्ठा कर रही थी। किसी ने इस तरह नाराज होकर उससे कहा कि उसे सर्दियों में गाना और नृत्य भी करना चाहिए। चींटी ने जल्द से बातचीत को समाप्त कर दिया था और उसे अपने घर से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो उस समय क्या हो रहा था, जब My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. कि जब क्रिकेट आनंद लेने में व्यस्त था, तब क्या कर रही थी चींटियाँ, भोजन जो उनका खाने पीने का, जो सर्दियों में खाने पीने की चीज़ें थी वो इकट्ठा करने में लगी हुई थी। ठीक है, तो चींटी ने इस तरह नाराज होकर उसे बताया कि सर्दियों में गाना और नृत्य भी करना चाहिए। चींटी ने जल्दी से अपनी बातचीत को, मतलब जो क्रिकेट और उनमें बात हो रही थी उसको ख़त्म करके उसे क्या कर दिया, अपने घर से बाहर कर दिया, मतलब क्रिकेट को उसमें घर में जगह नहीं लेने दी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ, द एंडिंग ही hesitantly lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Fox called his fable, owl born in it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. अब देखिए अंत में जो कवि जो है, जो राइटर है, जो पोइट है, पोइट है ना, जो
अंत में जो एंडिंग में पॉइंट है वो बताता है, इस पोएम से यह निष्कर्ष निकलता है, वह सोचता है कि जो क्रिकेट था वो ही सोचता है कि कल्पना काफ़ी हद तक सही थी उसकी, जैसा कि बहुत से मनुष्य भी करते हैं जो भविष्य की परवाह नहीं करते, वे इस प्रकार पश्चाताप ही करते हैं। जब समय निकल जाता है तो वह क्या करते हैं, उसको यही सोच सोच के पछताते रहते हैं कि हमने उस समय ये भोजन इकट्ठा क्यों नहीं किया। तो जो जानवर, यहाँ पे जानवर की तुलना से ये बताया गया है कि जो मनुष्य अभी भी ये सोचते हैं ना कि हम आज नहीं कल कर लेंगे, या अभी आज के टाइम तो एंजॉय कर लें, कल भविष्य देखा जाएगा, जैसा होगा भविष्य को देख लेंगे। तो वो उन मनुष्यों के लिए ये संदेश दिया गया है कि हमेशा अपनी भविष्य की परवाह भी करते, आज का दिन तो एंजॉय करना ही चाहिए, लेकिन अपने भविष्य को ध्यान में रख कर करना चाहिए। क्योंकि अगर जो मनुष्य भविष्य को ध्यान में रख के अपना आज नहीं जीते हैं, वो बाद में भविष्य में पछताते ही हैं, क्योंकि समय जो निकल जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। तो यहाँ कहानी हमें क्या सिखाती है कि हम क्रिकेट की तरह व्यवहार नहीं करेंगे, हम किसकी तरह हमेशा भविष्य के लिए तैयार रहेंगे, ताकि मुश्किल समय में हमें मदद के लिए दूसरों से भीख ना मांगनी पड़े। ये हमें यह भी सिखाता है कि हम चींटी के विपरीत दूसरों के लिए मददगार भी होंगे। यहाँ पे चींटी ने जैसे क्रिकेट को जगह नहीं दी थी ना कि नहीं तुम तो अब नाचो गाओ जाओ विंटर में ही मस्ती करो, तो ये भी नहीं, हम चींटी की तरह भी हमें नहीं बनना चाहिए। इस पोयम में जैसे चींटी ने व्यवहार किया क्रिकेट के साथ, वैसा व्यवहार हमें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चींटी ने तो चींटी के विपरीत हमें हमेशा व्यवहार करना चाहिए। मतलब जो दूसरे अगर तुम्हारे मददगार आता है तो उसको मदद करनी चाहिए, ये नहीं कि उसकी बिल्कुल ही, हाँ उसको आप बता सकते हो, आपको उसको ये सीख देनी चाहिए कि उसे हमेशा ये काम अपने भविष्य के लिए सोच के चलना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसको बिल्कुल बहा कर देना चाहिए, जलील करना चाहिए। ओके बच्चों, तो यहाँ पे ये पोएम हमारी ख़त्म होती है। हाउ आर यू। चलिए अब हम जो हमारी यूनिट सेकंड है उसकी जो पोएम है ज्योग्राफी लेसन, उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए हर एक यूनिट में एक पोएम दी हुई है, तो पहली जो हमने पोएम पढ़ी थी वो यूनिट फर्स्ट से थी, अब ये ज्योग्राफी लेसन जो है वो यूनिट सेकंड की है। और देखिए इसमें हर में किसी पोएम में स्टोरी है, किसी में ज्योग्राफी, किसी में कुछ। तो चलिए ये ज्योग्राफी से रिलेटेड लेसन है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन वॉट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। कि क्या तुम इमेज कर सकते हो कि तुम्हारी जो सिटी है वो कैसी दिखती होगी यदि तुम उसे 10 फीट ऊंचाई से अगर ग्राउंड को देखो तो। नीटली प्लान एंड परफेक्ट। अब देखिए परफेक्ट इन प्रॉपरेशन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इट्स व्हाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। अगर देखिए ये जो नीटली प्लान एंड परफेक्ट, ये जो तुम्हें दिखेगा बिल्कुल नीटली यानी वेरी वेल, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि ये एक डिज़ाइन की हुई है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, जो हमारी अर्थ देखने पर जब आप ग्राउंड को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल अच्छी तरीके से तुम जानते हो, ठीक है। और ये डिज़ाइन को और तो अगर आप मिडिल में जाओगे, ठीक है, तो आप जब मिडिल में जाओगे तो वो उसका पार्ट कुछ अलग दिखाई देगा, उसके ऊपर भी जाओगे तो आप और भी ज़्यादा आपको अलग ही नज़ारा लगेगा। तो चलिए ये पोएम को, हेयर इज़ अ पोएट डिस्क्रिप्शंस ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी आर सम क्वेश्चन दैट कम्स इन हिज माइंड। जब पोएट इन्हीं सब बातों में देखता हुआ जा रहा था, इन सबको सर्च करता हुआ जा रहा था, सिटी के बारे में व्यू कर रहा था, तो उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए इनको पढ़ते हैं, पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस पोएम में क्या बताया गया। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. अब देखिए यहाँ पे when the jet कौन है, हवाई जहाज। तो जब हवाई जहाज स्काई में यानी हवा में
स्काई में उड़ा तो उसने इट वॉज क्लियर वाई द सिटी, उसको क्लियर हुआ कि ये जो सिटी है हैड डेवलप्ड द वे इट हैड सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू द मिल, कि स्केल अगर स्केल पर देखा जाए 6 इंचेस की स्केल पर देखा जाए तो ये जो सिटी है वो डेवलप हो रखी है, उसका वे वगैरह और क्या है ज़मीन पर नज़र आती है वैसी ही दिखाई देगी। दे आर सीन इन एन इनविटेबिलिटी अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक हैपर्ड, तो वैसी ही दिखाई देगी जैसी कि ज़मीन पर से नज़र आती है, वैसी नज़र मतलब उसको नीचे आप जब देखोगे तो जब हवाई जहाज़ उड़ा तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो बताता है कि ये जो अगर 6 इंचेस के डिज़ाइन पर आप अगर देखते हैं स्केल पर देखेंगे तो जैसी ज़मीन पर नज़र आती है वैसी ही होना मतलब वैसी ही दिखाई देती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, ऐसी नीचे मतलब आसमान से देखने पर आपको ज़मीन थोड़ी जो आपने सिटी देखी है वो बिल्कुल अलग दिखाई देगी और ज़मीन पर देखने पर आपको ऐसा लगेगी जैसे ये अनप्लान्ड है, मतलब बिना प्लान की हुई ज़मीन बनाई गई है, जो सिटी बनाई गई है वो अनप्लान्ड है ऐसी नज़र आती है, इसकी स्टाइल वगैरह बिना स्टाइल के है ना। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब स्काई में वह जेट उड़ता है तो ऐसा दिखाई देता है। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities, where the river ran, and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. अब जब जेट 10,000 फीट पर पहुंचता है तो यह क्लियर होता है कि जो कंट्री है वो कंट्री में सिटी जो हैं वो कैसे मतलब कंट्री में जो सिटीज़ हैं वेयर द रिवर रैन, जहाँ पर नदियाँ बहती हैं, एंड वाई द वैली वर पॉपुलेटेड, और घाटियाँ भी इतनी पॉपुलेटेड क्यों हैं, ये सब क्लियर होगा कि जो कंट्री है उसकी जो कंट्रीज़ की जो सिटीज़ हैं वो नदियों के किनारे ही क्यों हैं, जहाँ नदियाँ बहती हैं उनके किनारों पर ही क्यों बसी हुई हैं, ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, घाटियों की पॉपुलेटेड क्यों हैं, घाटी इतनी पॉपुलेटेड क्यों हो रखी हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ये जो तर्क है ज्योग्राफी का भूगोल का। द लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, ये जो लैंड है और वाटर है वो इंसानों को आकर्षित क्यों करता है। वॉज क्लियरली डिलिनेटेड, ये एकदम साफ साफ नज़र आने लगेगा। वैन द जेट रीच 10,000 फीट, कब, जब जेट है वो 10,000 फीट पर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया है कि जो कंट्रीज़ हैं वो सिटीज़ में कंट्रीज़ में जो सिटीज़ हैं वो रिवर के किनारे क्यों बसी हुई हैं, वैलीज इतनी पॉपुलेटेड क्यों है, भूगोल का जो लॉजिक है वो समझ में आता है, और जो मनुष्य हैं आदमी लोग हैं वो इतना ज़्यादा पानी और लैंड से अट्रैक्टिव क्यों हैं, ये सब क्लियर कब होता है, जब उनका जेट कहाँ पहुँच जाता है, 10,000 फीट ऊंचा पहुँच जाता है। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea and land than land. जब जेट कहाँ पहुँच चली मतलब 6 मील्स हाई चले जाता है, 6 मील्स मतलब होता है 1 मील में होते हैं 1.6 किलोमीटर। तो देखिए 6 मील्स, ठीक है, यहाँ पे कोई मील्स को मैं कंपेयर वो आपको डिफाइन नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ नॉर्मली, ठीक है। तो जब जेट जो होता है वो 6 मील हाई चला जाता है, ऊपर पहुँच जाता है, तो यह क्लियर हो जाता है कि ये जो वहाँ से देखने पर आपको ये लगेगा कि अर्थ जो है वो राउंड है, ठीक है, एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड, कि लैंड से ज़्यादा समुद्र है। ये बात आपको जब 6 मील्स हाई पहुँच जाओगे, आपका जेट 6 मील हाई चला जाता है, तब ये बात क्लियर होती है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है, लेकिन मुझे यह समझना
थोड़ा सा कठिन था, मेरे लिए समझना कठिन था। That the man on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill from that height. It was not clear why. लेकिन यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि लेकिन मेरे लिए ये समझना मुश्किल था, कठिन था कि जो आदमी है, इस अर्थ पे जो आदमी रहते हैं, उन्होंने ये नफ़रत करने की वजह कहाँ से ढूंढ ली है। कॉजेज टू हेट ईच अदर, ठीक है, तो ये जो नफ़रत करने की वजह है वो कहाँ से ढूंढ ली है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, और ये जो दो कंट्रियों के बीच में जो ये नफ़रत है, घृणा है, वो उसकी दीवार क्यों बन गई है, क्यों एक दूसरे को मारने पे पड़े हुए हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, और ये इतनी ज़्यादा हाइट पे पहुंचने के बाद भी मुझे ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि ऐसा क्यों है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी। आप लोगों को मैं अब एक्सप्लेन कर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगी, आपको पीडीएफ भेजूंगी, उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे वो इसी तरीके से एक एक पैराग्राफ आएगा आपका, और उसमें से आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करना होगा, फिर एक्सप्लेनेशन करना होगा, तो वो उसको मैं आप लोगों को पीडीएफ में इसकी भेजूंगी। ठीक है बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।